देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के बीच इन दिनों जबरदस्त संग्राम चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी पर यह आरोप है कि उसने शिवसेना विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया, तो वहीं अब एक और झटका देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। खबर है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश की, यानी कि करने जा रही है। इस सिलसिले में आज बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे के साथ मुलाकात हुई। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका देने की तैयारी में जुटी है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात हुई। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। फ्लोर टेस्ट और स्पीकर के चुनाव के दौरान एमएनएस के एक लौते विधायक ने बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना के समर्थन में वोट किया था। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश की है। बीजेपी के इस कदम से शिवसेना को एक और झटका लग सकता है। उद्धव ठाकरे पहले ही 40 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। मंगलवार को शिवसेना की प्रवक्ता और पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे ने भी उद्धव ठाकरे को छोड़ शिंदे खेमा ज्वाइन कर लिया। इस टूट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। ये भी कहा गया कि अब उद्धव ठाकरे का पार्टी पर नियंत्रण नहीं रहा है। माना जा रहा है कि शीतल म्हात्रे के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद और भी कई पूर्व पार्षद उनके साथ जुड़ सकते हैं। बीते कुछ सालों में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को एक युवा नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। इसी तर्ज पर अब आदित्य के प्रतिद्वंदी के रूप में अमित ठाकरे को बीजेपी राज्य की सियासत में उतारना चाहती है, ताकि शिवसेना के प्रभाव और कद को कम किया जा सके। मौजूदा हालात में अमित ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। बावजूद इसके बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश कर रही है। इस फैसले से ये बात स्पष्ट होती है कि शिवसेना महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की भगवा रणनीति को कमजोर करने की कोशिश में है। हालांकि इस बारे में एमएनएस नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की बैठक को महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बात यही होगी कि क्या नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे राज ठाकरे के बेटे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर अब अगर ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के बीच इन दिनों जबरदस्त संग्राम चल रहा है। एक तरफ यह आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले गई, और खबर यह भी है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश की, यानी कि उनसे मुलाकात भी की। अब वो शामिल होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है शिवसेना के, बहुत स्वागत है सर आपका। और मुकलेश शेख जी हमारे साथ है, नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं राज ठाकरे के साथ मुलाकात करने के लिए, और अटकलें कयास यही लगाई जा रही हैं कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए नेहा जी, आपने भी कहा और आपके जो रिपोर्ट जिसने किया उसने भी कहा, दो बातें हैं। आपने कहा कयास लगाए जा रहे हैं, उन्होंने भी हर बात कहने के बाद कहा कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कयास हैं जो कयास लगाते रहिए। राज ठाकरे जी महाराष्ट्र के एक बहुत मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उनसे शिष्टाचार पूर्वक एक मुलाकात माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की हुई है, और उसमें कुछ और बातें हुई होंगी। जो भी बातें हुई वो कुछ खुलकर कहीं सामने नहीं आया है, मगर एक कयास लगाना शुरू कर दिया गया कि अगर उनसे मिल रहे हैं तो उनके बेटे को ले आएंगे और ऐसे करेंगे।
तो ये अगर कुछ लाना होगा तो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात अभी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि दो नेता आज मिले हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय राज ठाकरे जी, क्योंकि राज ठाकरे जी का एक एमएलए है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है इस सरकार में, तो एक शिष्टाचार पूर्वक ये मुलाकात है, इसके कोई और माने न निकाले जाएं। जी ठीक है संजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिवसेना इस मुलाकात को कैसे देखती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले राज ठाकरे खुला ऑफर दे चुके हैं उन बगावती विधायकों को जो कि आपसे टूटकर एक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या मुलाकात के पीछे दरअसल कुछ राज है? लेकिन लिहाजा मैं पहले एक बार स्पष्ट कर दूंगा आपको, जो महाराष्ट्र में जो हुआ पिछले दिनों, उसमें आप पिक्चर को खुद आप एक बार देखिए कि सरकार अभी हमारी असंवैधानिक सरकार है। ये 5 सदस्यीय बेंच माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय प्रयास बना रहा है इस केस की सुनवाई करने के लिए। मैंने असंवैधानिक क्यों कहा उसका मैं कारण बता दूं आपको कि जब डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया दोनों लोगों को और उनसे जवाब मांगा, तो ये लोग ये कह के चले गए सर्वोच्च न्यायालय में कि साहब डिप्टी स्पीकर को अधिकार नहीं है ये नोटिस देने का, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। पहली बात ये हो गई। उस पर जो भी निर्णय लिया उनका सब 12 तक इनको इसका देना जवाब, और 12 के बाद हम दोबारा सुनवाई करेंगे, 11 का हम सुनवाई करेंगे। अब उसी डिप्टी स्पीकर ने इन्होंने स्पीकर चुनाव करा लिया, उसी डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर चुनाव करा के स्पीकर बन गए, स्पीकर ने प्रोटेस्ट करा लिया। तो जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है जो इनके द्वारा कही गई थी कि साहब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो हमारे विधायकों को नोटिस नहीं दे सकते हैं। मैं उस बात में आपको बहुत ध्यान दे रहा हूँ कि वो नोटिस नहीं दे सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज वो सरकार बन गई, उसी डिप्टी स्पीकर के द्वारा सरकार बनी। तो ये चीज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें हैं ये कि साहब क्या करना क्या नहीं करना। दूसरा मैं बता दूंगा आपको, देखिए 62 मेजॉरिटी जब भी अलग होती है किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, कहीं से भी अलग होगी। जैसे अभी बिहार में एआई के ओवैसी जी के 5 विधायक से ज्यादातर लोग हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई और जाके मर्ज हो गए। आज न इन्होंने कोई पार्टी बनाई, ना कहीं मर्ज हुए ये, और मुख्यमंत्री के शपथ ले ली। तो 4 और 39 में फर्क भी तो होता है ना सर जी? 4 और 39 में फर्क भी तो होता है। मैंने नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। 5 2/3 जो थे वो 4 में 2/3 रुपये और है। अब 39 2/3 में 37 चाहिए थे वो, ये 39 है। लेकिन उन्होंने कोई पार्टी बनाई और ना किसी मर्ज हुए, ये सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो सरकार बनाने का जो चल रहा है, ठीक है सर, ये देखिए ये आप तय नहीं कर सकते या हम तय नहीं कर सकते कि असंवैधानिक सरकार है या फिर नहीं है। बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं तय नहीं कर रहा, मैं तो अपने आपको बात बताई मैं तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पहले शायद मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो। सब कुछ तो सर हो ही रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ तो हो ही रहा है। आप अभी भी इस बात को लेकर अगर बैठे रहे कि देखिए सरकार तो असंवैधानिक है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, सरकार बन गई है, जब चुनाव होंगे हो जाएंगे, आप सिर्फ इस बात को लेकर बैठे हुए कि संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बनाई गई। लेकिन इस बात का क्या औचित्य है? ठीक है, अगर ये पूरा मामला कोर्ट में चल भी रहा है तो फिर इंतजार करिए। आप और हम तो कुछ होते नहीं है ना सर कहने वाले कि असंवैधानिक है या नहीं है, ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा। खैर, कुलभूषण जी कैसे इसे देखते हैं और कितना अहम है ये? अगर हम देखें तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकाय चुनाव भी बेहद नजदीक है। मुलाकात हुई उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और राज ठाकरे की, इस मुलाकात के आप क्या मायने निकालते हैं? मेरे ख्याल से नेहा जी इसमें कोई बहुत बड़े मायने खोजने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि राज ठाकरे साहब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है वो पूरी तरह से बदले की भावना को लेकर और किस तरह से तोड़फोड़ वहां की जाए और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से धत्ता बताया जाए, जो पिछले 2 महीने का वहां का घटनाक्रम है, जब वहां विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव हुए और उसके बाद से जिस तरह की स्थितियां निकल के आई, ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है।
राज ठाकरे साहब का कितना जनाधार है और राज ठाकरे साहब कितने बड़े वहां पर अभी नेता हैं, इसकी किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। एक विधायक है उनका जिसने समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के साथ जाकर, तो इसमें कोई बहुत बड़े मायने नहीं निकलेंगे और न इससे कोई बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। और अभी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हकीकत सामने आने वाली है कि उन्होंने जिस तरह से एक सरकार जो चल रही थी और विकास के कार्य कर रही थी उसको किस तरह से पदच्युत किया, किस तरह की वहां पे राजनीति की, किस तरह से सूरत और गुवाहाटी से होते हुए वो विधायक और कहां से होके किस तरह से आए, तो सबसे छुपा हुआ नहीं है। जनता इससे बहुत नाराज है। अब ऐसे में डायनेमिक कंट्रोल करने के लिए फडणवीस साहब जगह जगह दरवाजा खटकाएंगे। अरे फडणवीस साहब खुद ही परेशान है, उसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद आज इस मुख्यमंत्री की शपथ दिला के उनको इधर उधर भेजा जा रहा है। शिंदे साहब मुख्यमंत्री में तो सरकार ही समझ में नहीं आ रही है कि कौन मुख्यमंत्री है कौन उप मुख्यमंत्री है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मुकेश जी करूंगे। अश्विनी जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे। अशोक चौहान जी क्या थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बाद में मंत्री बना दिए गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। आप लोग आईना देखा कीजिए, दूसरे को आईना दिखाने से पहले देख लिया कीजिए। अशोक चौहान जी आप ही के मुख्यमंत्री थे, ऐसा वो तो संवैधानिक पद है, वो पार्टी का अनुशासन हम कहते हैं, आप नहीं कहते। अपनी पार्टी में पद बदलते रहते हैं, पार्टी की हायरार्की अपनी होती है। आप बताइए, अशोक चौहान जी, आप अशोक चौहान जी उप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बने? वो मंत्री बने। आपके यहाँ दो लोग, एक की बात नहीं, दो लोगों की मैं बात बताऊंगा। आपकी कांग्रेस के लोग थे। पार्टी में विधायक दल नेता चुनता रहता है, लेकिन आपके यहाँ फडणवीस साहब बैठ के स्टेटमेंट दे चुके थे कि मैं पार्टी में शामिल नहीं हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट से क्या होगा भाई? पद की बात करिए, आप उनको नहीं मानेंगे, आप उनको नहीं मानेंगे, स्टेटमेंट पर जाएंगे। जो हुआ प्रैक्टिकली संवैधानिक रूप से जो हुआ उसको नहीं मानेंगे आप, और आप जाएंगे उस स्टेटमेंट पर। अरे आप ये इनकार कर दीजिए ना कि अशोक चौहान जी का केस नहीं हुआ था, राणे साहब का केस नहीं हुआ था वहाँ। आप कहिए ना, किस नेता को चुना है? आप बताइए। किसको चुनते हैं? विधायक दल का नेता वो बनता है। आपकी पार्टी में विधायक दल का नेता अशोक चौहान जी को नेता नहीं चुना गया था क्या? ठीक है, अशोक चौहान जी को नेता नहीं चुना गया था। ये कोलेशन की सरकार है, किसके साथ आपका कोलेशन है? आपने गठबंधन किया लेकिन सर कुछ भी हो, कुलभूषण त्रिपाठी जी, बगावत तो नहीं हो रही ना, पार्टी में बगावत तो नहीं है, जो पद दिया गया उसे स्वीकार कर लिया गया, बगावत तो नहीं है। अंदर खाने चाहिए कितनी नाराजगी हो, खुलकर तो सामने नहीं आ रही ना, यही से एकजुटता कहते हैं। और अब जो शिवसेना में हुआ उसे कहते हैं फूट, लेकिन अब जो उसका फायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी हो रही है, तो सब सार्वजनिक है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुकेश जी, ये जो मुलाकात हुई है सर, क्या लगता है कि राज ठाकरे का कद बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, या फिर हिंदुत्व पे जो डेंट देने की कोशिश शिवसेना को की गई है? एक उभर के चेहरा आएगा क्या राज ठाकरे का? जी, आवाज आ रही है मैडम? जी आपकी आवाज मिल रही है। जी, ये पहले से इन्होंने कोशिश किया था। भाजपा के जो लोग सरकार पे जब नहीं थे, राज ठाकरे को आगे करके कभी स्पीकर के मुद्दे पे, कहीं और मुद्दे पे, कभी बड़ा हिंदुत्व मैं हूँ, इस तरह का चाल उन्होंने राज ठाकरे को आगे रख के किया है बीजेपी वालों ने। आज अगर बीजेपी की सरकार हमारे महाराष्ट्र में शिंदे साहब की सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है राज ठाकरे को उनके बेटे को आगे रखकर सेना के जो लोग हैं आज उद्धव ठाकरे के लड़के को वो टॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति राज ठाकरे भी कर रहे थे। और हिंदुत्व की राजनीति के अंदर जो हिंदुत्व की बात, शिवसेना हिंदुत्व की बात की है, बीजेपी हिंदुत्व की बात की है, शिंदे साहब की सरकार जो बनी हिंदुत्व की बात की है, और सारे ये हिंदुत्व की बातों पे सब एक ही तालाब में नहाने को जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। क्योंकि उन्होंने स्पीकर के मुद्दे पे बहुत बवाल किया देश के अंदर, सारे चीज आपने देखा है। ये चाल तो बीजेपी का था, बीजेपी के लोगों ने उनको आगे किया था। कोहिनूर बेल का अगर घोटाला उनके पीछे सीबीआई और ईडी के जब नोटिस लगा था, तो राज साहब ठाकरे जाके आए ईडी में, एक ही बार जाने के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चला रही है, क्योंकि शिवसेना को डाइवर्स करने के लिए। हमारी एनसीपी पार्टी तो बिल्कुल हम राज साहब ठाकरे से, अश्विनी जी, ये बार-बार आरोप लगते हैं कि आपकी बी टीम के तौर पे काम करते हैं राज ठाकरे। जयंत पाटिल, अजीत दादा पवार, हम अपना काम कर रहे हैं, हम विपक्ष में काम करते रहेंगे। बी टीम के रूप में काम करने के लिए देखिए, किसी भी जो विरोधी दल के लोग हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन होकर ये प्राणवायु निकालते हैं। कभी
ओवैसी को हमारी बी टीम बोलेंगे, कभी बीएसपी को बोलेंगे, कभी राज ठाकरे को बोलेंगे। जहां जाएंगे वो अपने भाषा वहां बदल लेंगे, क्योंकि आज सभी चीजें निकल गई हैं। शिवसेना के अभी हमारे भाई अभी कह रहे थे ना कि ये सरकार ये ऐसी है वैसी है, आज भी वही चीजें चल रही हैं। शरद पवार साहब ने कांग्रेस के लिए जो शब्द कहा था, वो शब्द आज जो है शिवसेना पर मुफीद बैठते हैं कि कांग्रेस के लिए कहा था शरद पवार जी ने कि कांग्रेस वैसी हो गई है जिसके रियासत के राजा हुआ करते थे, नीचे से रियासत निकल गई, लेकिन वो राजा उसी तरीके से अपने आप को मानते हैं। तो आज शिवसेना की भी स्थिति यही है कि सारे विधायक छोड़कर चले गए, अब पिता पुत्र बचे हैं वहां। तो इतने लोगों के बाद भी अभी अब असंवैधानिक सरकार और ये सरकार, भाई अब न्यायालय में मामला है, न्यायालय का मामला आ जाने दीजिए। जब लाउड स्पीकर का मसला उठाया था राजू ठाकरे ने, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये दरअसल एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन चेहरा राजू ठाकरे का है। यहाँ देखिए, जिस प्रदेश में बाला साहब ठाकरे जी आज नहीं रहे, वहाँ जो हमेशा हिंदुत्व का जो है झंडा बुलंद करते रहे, उनके बेटे ने हनुमान चालीसा पाठ करने के नाम पर दो नेताओं को बंद कर दिया, जो एक एमपी और एक एमएलए को जब बंद कर दिया, वहाँ उठाकर जेल में डाल दिया। तो लाउड स्पीकर के मामले पर वो कर रहे थे, तो क्या हमने समर्थन थोड़ा किया? हमारी सरकार थोड़ी थी वहाँ, हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन अगर वहाँ पर धार्मिक कोई काम वो करा रहे थे, क्या मस्जिदों पर रहे और वहाँ पर मंदिरों पर न रहे? ऐसा कुछ नहीं था। लाउड स्पीकर की बात वहाँ पर ऐसी चीज हुई थी, करना लाजमी था। आशुनी जी को ये बताना चाहता हूँ, 2019 में जब भाजपा की सरकार थी, देवेंद्र जी सीएम हुआ करते थे, जब उत्तर भारतीयों को जो लोग आते थे, बिहार, उत्तर भारतीय, उड़ीसा, बंगाल के लोगों को जो मारा है, लोगों ने देखा है। आज अगर उनको अपने नहला दुला के गोद में लेते हैं, तो वो तो भाजपा का काम है। वो भी लोगों को नोटिस दिया, चाहे जो लोग आज जो भी लोग जाते बोलो, वैएम सिंह घोटाला के सारे जितने भी घोटालेबाज है, उनको नहला दुला के आप सरकार सिर्फ आपको बनाना था, शिंदे साहब को आगे रख के आपने कामयाब किया और कामयाब हो गए। लेकिन ये फोटोबाजी की सरकार जो अभी हो रहा है, हर जगह देखिए फोटोबाजी कर रहा है, हर जगह देवेंद्र जी से उनके पूछ के काम किया जा रहा है। ठीक है, ये लोग जनता देख रही है। ठीक है संजय द्विवेदी जी, ठीक है सर, ज्यादा दूर तक चलेगा नहीं भाजपा वाले साहब। ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है संजय जी, क्योंकि सिर्फ एक कॉल की दूरी है उद्धव सेना और भारतीय जनता पार्टी में। क्या वाकई ईगो की लड़ाई है कि उद्धव ठाकरे पहले फोन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पहले फोन नहीं करेगी? ये ईगो की लड़ाई बन गई है क्या? देखिए, मैं निहाल जी पूरी बातों 2-3 पॉइंट में जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको जवाब दे दूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हमने 2.5 साल की, अमित शाह जी ने मातोश्री जब आए थे तो उन्होंने 2.5 साल की बात की, इसके बाद वो मुकर गए। इसके बाद माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, जब क्योंकि चुनाव न हो इसलिए एनसीपी कांग्रेस सरकार बना दी। कोई गुनाह नहीं किया, सरकार बनाने की, सरकार बनाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर बनाई गई। आज जो सरकार बनी है उसमें कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप बता दीजिए। जो विधायक कहते थे एनसीपी दबाव है, अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव है। जो असाइनमेंट हो रहे हैं, जो सिग्नेचर हो रहा है, वो देवेंद्र फडणवीस करा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस मजे चल रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो भी बात हनुमान चालीसा की बात आपने की है, बड़ी अच्छी बात थी, मैं जी की बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तो हनुमान चालीसा तो महाराष्ट्र में तो पहाड़ी दी गई थी क्या? बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ एक भी मस्जिद से घोंसले नहीं उतरेंगे, लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे। तो क्या वहाँ पे इनको विरोध नहीं करना चाहिए था? अगर इतनी बड़े हिंदुत्ववादी नेता है ये हमारा हिंदुत्व खत्म हो गया और इनका हिंदुत्व अगर बचा हुआ है, तो बिहार में उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो ये बार बार आरोप लगाते हैं हिंदुत्व का, तो नहीं, आप ये बताइए, बिहार का छोड़िए, वो तो सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाते हैं, आप तो हिंदुत्व पे कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे बैटिंग करते थे। अब आपका क्या हुआ सर? ये तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से ये पूरा मुद्दा निकला। और जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि क्या ये ईगो की लड़ाई बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी को फोन नहीं करना या बड़े नेताओं को फोन नहीं करना? देखिए निहाल जी, मैं बता दूँ आपको, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और हमारे राजीव गांधी वहाँ प्रधानमंत्री थे। उनकी कुछ तबियत खराब थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, इसका इलाज नहीं हो पा रहा था इंडिया में, और उनमें जाने के उनका वो भी नहीं था, सक्षम नहीं थे कि विदेश जाके वो इलाज करवा सके। तो माननीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक अपना वो भेज रहे थे
एक यहाँ से एक डेलीगेशन जा रहा था, उसको उन्होंने हेड बना के उनको आप भेज उनका इलाज करा दिया, अब किसी ने नहीं बताया। तो ये विपक्ष था। आज क्या है, आज क्या स्थिति पैदा हो रही है, आप देश में ईडी के माध्यम से आप विधायक आज ईडी के नाम से विधायक गिराए जा रहे हैं। क्यों गिराए जा रहे हैं भाई? मैं यही पूछना चाहता हूँ ना। ठीक है, वहाँ तो ईडी के नाम पे विधायक गिराए जा रहे हैं, लेकिन ये जो धोखा मिला है कुलभूषण त्रिपाठी जी, इसे आप क्या कहेंगे? ये तो कहा गया था कि देखिए महाविकास आघाड़ी सरकार का जो गठबंधन है ये आगे चलता रहेगा। अब तो गठबंधन लायक क्या विधायक बचे हैं या फिर सांसद जो दूसरी तरफ जाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं? और तीसरी बात ये जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात इन्होंने कह दी, ये कितना बड़ा धोखा है? मीटिंग में कहीं शामिल होते हैं, ऐलान कुछ कर देते हैं। निश्चित तौर पर अभी नेहा जी जो शिवसेना की स्थिति है वो आप देख रहे हैं, सभी पूरा देश देख रहा है कि वहां पे कुछ समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ा गुट शिवसेना के नेतृत्व से नाराज है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गठबंधन की राजनीति होती है, जो हमारा अलायंस था, उस पर भी असर पड़ता है। और हम इस समय ये मान के नहीं चल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में अलायंस था महाविकास आघाड़ी का, वो उसी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे परिस्थितियां बहुत सारी बदल चुकी हैं। अब इस समय कांग्रेस को भी अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था अब उसका एजेंडा नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी राजनीतिक तैयारी कर रही है, एनसीपी अपना काम कर रही है और शिवसेना अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ी लड़ाई है शिवसेना की, क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से उनका एक बड़ा धड़ा नाराज हुआ। अब वो क्यों नाराज हुआ, क्या हुआ, वो अश्विनी जी बेहतर जानते होंगे हमसे कि उनकी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया, और अमित शाह जी जो आधुनिक चाणक्य हैं उन्होंने क्या ऐसा जाल फेंका। मतलब सबको पता है कि संजय राउत साहब को उस दिन ईडी का नोटिस मिला जब यही चल रहा था। आखिरी वक्त में जो काम किया उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत था या नहीं था? ये धोखा दिया या नहीं दिया? देखिए नेहा जी, जब सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में इतने बड़े निर्णय होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चूक हो जाती है। इसको सिर्फ धोखा देना मान लेना या कहीं ऐसा हुआ कि चलिए आप मानते हैं चूक हो गई, ठीक है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात करें। नेहा जी उस चूक को हम लोगों ने ठीक कर दिया। कुलभूषण जी को कहना फिर वापस उस नाम में हम लोग ले आए हैं। आप प्रसन्न रहिए। आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो अभी जो है संजय द्विवेदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार कॉमन मिनिमम पर थी, और आपने आज बता दिया कि दुराव होना शुरू हो गया। हम लोगों ने उस चूक को चलिए ये बताइए अश्विनी जी, उद्धव सेना को शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं गठबंधन में, और क्या वाकई शिवसेना फिर से एकजुट होगी क्या? हमारे साथ बाला साहब ठाकरे का एक गुट जो शिंदे गुट के नाम से है वो तो है ही है। अब वहाँ बचा क्या है? उद्धव इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव जी को देखिए, एक शेख साहब जी, छत्रपति शिवाजी मराठा थे, पूरा देश उनकी फोटो लगाता है। महाराणा प्रताप राजस्थान के राजपूत थे, सब लोग लगाते हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी इस देश की अब एक धरोहर हो चुके हैं, उसका कोई यूज कर सकता है। वो किसी परिवार की संपत्ति नहीं रहे, सिर्फ पिता के नाम पर लिखा जाएगा वो ठीक है, लेकिन वो नाम कोई भी। तो भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट मांगेगी क्या? बाला साहब ठाकरे जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी उनके नाम पर जाना चाहेगा, क्योंकि जब तक वो शेर जिंदा रहा तब तक हिंदुत्व पर आंच नहीं आने दी। उनके जाते ही उनके बेटे ने हिंदुत्व की ऐसी की तैसी कर दी, जिसमें वो कहते थे कि कांग्रेस से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, शिवसेना के साथ हम जाने के पहले दुकान बंद कर देंगे, वो क्या कहते हैं एनसीपी के साथ जाने से पहले, एनसीपी के साथ जाने से पहले। लेकिन क्या हुआ, उनके पुत्र ने ही उनकी दुकान अपने आप बंद करा ली, उनके ऊपर से सब नीचे से सारी चीजें खिसक गई, अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है। जो उन्होंने कहा वही हो गया अपने आप, उन्होंने किया नहीं। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।